and welcome to this session of data file handling using Python part 4. In this session, I am going to cover the following topics. Number 1. Writing in text file write and write lines function. Difference between append and write mode. More programs of writing. The use of plus function. File pointer and strip functions. Standard input, output and error stream. The use of with statement in file handling and introduction of binary file operation. So let us begin the session. So our first topic is writing in file. How to write data in a file. For this, Python provides two functions, write and write lines. So these are the two functions available which we call using the file handle. Let us understand the syntax of how to write data in a text file. So first function is write. So in the syntax we can see file handle dot write str. So that means we will pass one string and the data will be written to file. Next one is write lines. In this you can observe L stands for list. So we will pass a list of multiple string and data will be stored in a file. So now I'll explain you how to write data in a file using W mode. Okay, so I'll create a program and demonstrate you what will be the effect of W mode. So let us begin. First I'll create a new program. चलिए हम एक नई फाइल बनाते हैं. सबसे पहले हम एक फ़ाइल ओपन करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 नाम स्टोर करेंगे W मोड से और उसे रन करेंगे और फिर देखेंगे कि जो फाइल हम बना रहे हैं वो बन रही है या नहीं बन रही है. सो हमने एक फ़ाइल खोल ली myfile.txt और मोड रखा हमने इसका W. फिर हमें चूँकि 5 नाम स्टोर करने तो हम एक लूप चला लेंगे फॉर I इन रेंज 5 और एक स्ट्रिंग में डेटा एंटर करा लेंगे जो स्टोर करना है. ये स्ट्रिंग 5 बार एंटर होगी और फिर इस स्ट्रिंग को सिंपली f.write यानी जो फाइल खोली उसमें राइट करेंगे इस डेटा को. बहुत इजी प्रोसेस है. इस डेटा के साथ हम स्लैशन लगा दे रहे ताकि जो नाम जाएगा तो हर नाम के बाद लाइन चेंज होती रहेगी. लास्ट में हम क्लोज करेंगे. इसको सेव करेंगे और सेव करके इसको रन करेंगे. क्लोज इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक क्लोज नहीं करेंगे राइट ऑपरेशन में ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा और डेटा फाइल तक नहीं पहुंचेगा. इसलिए इसको क्लोज किया. तो हम इसको एक नाम दे देते हैं. नाम दे के फिर इसको हम फोल्डर देख लेंगे. डेटा फाइल हैंडलिंग फोल्डर में ही कर रहे हैं तो जहाँ पर पाई फाइल सेव होगी आपकी ये फाइल भी वहीं बनेगी क्योंकि बिना पाथ के हमने मेंशन किया है. रन करते हैं इसको. हम यहाँ पर कोई भी रैंडम 5 नाम स्टोर कर देते हैं. अब हम चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पर हमने सेव किया था. उस फोल्डर में जाके देखेंगे तो हमारी myfile.txt वहाँ पर क्रिएट हो गई होगी. ये देखिए. इसको ओपन करते हैं. आप देख सकते हैं कि जो 5 नाम हमने पाइथन प्रोग्राम एंटर किए थे वो पांचों नाम यहाँ पर स्टोर हो गए. अब W मोड का इफेक्ट देखने के लिए हम इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे. जब दोबारा चलाएंगे तो फिर से हमसे 5 नाम पूछेगा और फिर वो हम 5 नाम एंटर करके फिर से उस फाइल को देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि W मोड कैसे काम करता है. फिर से 5 नाम कोई भी डाल देते हैं. याद रखिए हमने पहले से 5 नाम उस पर भर रखे हैं और ये हम दोबारा से 5 नाम एंटर कर रहे हैं. ठीक है. ये 5 नाम एंटर हो गए हैं. अब हम चलते हैं उस फाइल को दोबारा खोलते हैं myfile.txt को. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहले के 5 नाम थे वो ओवरराइट हो गए और ये नए नाम आ गए. दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ W मोड. W मोड विल ओवरराइट द प्रीवियस कंटेंट एंड राइट द न्यू कंटेंट.
अब हम इसी प्रोग्राम को और थोड़ा सा चेंज करेंगे और अपेंड मोड से इसका डिफरेंस करेंगे। हम W मोड की जगह पर अपेंड मोड करेंगे, यहाँ पर बस A कर देंगे। और अभी हमारे पास 5 नाम पहले से पड़े हुए हैं और उसके बाद हम अपेंड मोड में करके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। फिर से कोई 5 नाम भर देते हैं। अब जाते हैं उसी फाइल को दोबारा से देखते हैं और आपको अपने आप डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जब अपेंड मोड में किया तो पुराने नाम हटे नहीं, उसी के आगे नए नाम जुड़ गए। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। अपेंड will not overwrite the previous content, it will simply add new content to the end of previous content. So this was the difference between W and append mode. अब हम कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं इसमें। ये हो गया, हमने कवर कर लिया है। आगे चलते हैं। राइट लाइन्स, यानी अभी तक हमने स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग राइट किया है। हम पूरी स्ट्रिंग को एक लिस्ट में डाल के फिर उसको राइट करेंगे। उसके लिए हम राइट लाइन्स का यूज़ करेंगे। एक नया प्रोग्राम लिख करके हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं कोई भी, और उसको W मोड पे ही ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें एक नई फ़ाइल बनानी है। तो जब नई फ़ाइल बन रही है तो W मोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जिस्टिंग फ़ाइल में जब करना हो तो ध्यान रखना है कि हमें ओवरराइट करना है या नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली। अब हम यहाँ पर एक लूप चला रहे हैं, एक आंस वाई लेकर के, मतलब यूज़र जब तक यस करेगा तब तक लूप चलता रहेगा। तो जितने भी नाम वो भरना चाहे वो भर सकता है एज़ पर यूज़र चॉइस। यहाँ पर आंस वाई है, शुरू में भी वाई है, तो लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी। अब यहाँ पर हम कोई भी नाम एंटर करा लेते हैं। नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर एनी नेम। अब जो नाम एंटर होगा उसको लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे। जो लिस्ट हमारी lst.append, तो वो अपेंड होता चला जाएगा। और फिर उसके बाद हम एक नाम अपेंड होने के बाद यूज़र से पूछ लेंगे ऐड मोर, मतलब और ऐड करना है। तो अगर वाई करेगा तो दोबारा नाम पूछेगा। तो जब तक वाई करेगा नाम पूछता रहेगा और डेटा जो है लिस्ट में ऐड होता रहेगा। जब लूप ख़त्म होगा तो सारे नाम जो हमने एंटर किए थे वो लिस्ट में आ जाएंगे। और फिर हम इस लिस्ट को सिंपली उठा करके राइट लाइन्स के थ्रू फाइल में भेज देंगे। तो ये लूप के बाद यहाँ पर लोअर लगा लेते हैं, जिससे ये होगा कि यूज़र जब वाई प्रेस करेगा तो चाहे वो स्मॉल में प्रेस करे चाहे वो कैपिटल में प्रेस करे, दोनों को एक्सेप्ट करेगा। अब सिंपली फाइल डॉट राइट लाइन्स और यहाँ पर LST, तो पूरी लिस्ट फाइल में चली गई। और लास्ट में f डॉट क्लोज सेव करके इसको रन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे नाम पूछ रहा है तो हम कोई भी नाम डाल देते हैं। यहाँ पर नाम डालने के बाद पूछ रहा है ऐड मोर, यस करेंगे, फिर एक नाम भरेंगे, यस करेंगे, फिर एक नाम भरेंगे, अब नो कर देते हैं। 3 नाम हमने भरे हैं। तो हम चलते हैं, जो फाइल हमने यहाँ पर बनाई है उस फाइल को जाके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर demo1.txt, ठीक है, ये तीनों नाम आ गए, बट तीनों नाम के बीच में कोई स्पेस या न्यू लाइन नहीं है क्योंकि हमने सीधे लिस्ट में ऐड किया और उठा करके राइट कर दिया है। तो हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जहाँ पर हम अपेंड करा रहे हैं नेम को, उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग हमारी नेम है तो प्लस लगा करके इसी में स्लैश इन कर देंगे। तो स्ट्रिंग जब नाम जाएगा तो उसके साथ न्यू लाइन भी लेके जाएगा वो। अब फिर से हम नाम भरते हैं, चूँकि हम W मोड पे काम कर रहे हैं तो पुराना डेटा तो ऑब्वियसली ओवरराइट हो जाएगा। कोई भी 3 नाम भर देते हैं हम लोग, यस, ठीक है, भरते जाएंगे, एक और भरेंगे, ठीक, ये 3 नाम नो कर दीजिए, हो गया। अब हम जाते हैं वहाँ पर, अब उसमें देखते हैं, ये देखिए तीनों नाम जो है अलग अलग लाइन पर आ गया क्योंकि इस बार जब हमने उसमें नाम स्टोर किया तो स्लैश एन लगा करके स्टोर किया। अब हम इसमें कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं। राइटिंग स्ट्रिंग एज अ रिकॉर्ड टू फाइल, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एंटिटी का एक रिकॉर्ड बना करके स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या करें, एक फ़ाइल खोल रहे हैं book.txt, मतलब हम एक बुक के रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे जिसमें हमने बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, ये इनपुट ले लिया यूज़र से।
ये चारों चीज़ें इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमने एक बी रेक बनाया जिसमें हमने बुक नंबर, बुक नेम सबको कॉन्कैट कर दिया, बीच में कॉमा लगा दिया जिससे हर कॉलम की, हर वेरिएबल की वैल्यू के बीच में कॉमा आ जाएगा। तो ये पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और फिर हमने इसको उठा करके इस सिंगल स्ट्रिंग को फाइल में राइट कर दिया। अब एक लूप लगा रखा है आंस का, तो जब हम यूज़र से पूछेंगे तो जब आंस वाई होगा तो दोबारा चलेगा, तो जितने रिकॉर्ड होंगे भर जाएंगे। नीचे हमने एग्जीक्यूशन का दिखा रखा है, इसमें हमने 3 रिकॉर्ड भरे, वो तीनों रिकॉर्ड आपको राइट साइड में फाइल में आउटपुट में दिख रहा होगा कि ये तीनों रिकॉर्ड जो हमने भरे वो फाइल में जाकर इस फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब दूसरा देखते हैं कि कॉपी कैसे बनाते हैं, किसी फाइल की कॉपी कैसे करेंगे। तो कॉपी बनाना बहुत आसान प्रोसेस है, इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। तो एक सिंपल मेथड हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। इसमें 2 फाइलें लेंगे, एक फ़ाइल होगी जिसको हम ओपन करेंगे रीड मोड पर, एंड द सेकेंड वन विल बी द फाइल इन विच वी वांट टू राइट और क्रिएट अ कॉपी। तो फर्स्ट विल बी इन द रीड मोड एंड नेक्स्ट विल बी इन द राइट मोड। जो सोर्स फाइल होगी वो रीड मोड पर होगी जिसको पढ़ेंगे। तो हमने एक लूप चला दिया, तो यहाँ पर एक लूप चलाया हमने वाइल का, जो फर्स्ट फाइल से रीड करेगा और दूसरी फाइल में क्या करेगा, राइट करेगा। तो आइए इसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बना करके इसको कॉपी बना के देखते हैं कि पाइथन के प्रोग्राम से कॉपी कैसे करते हैं। तो हम एक फ़ाइल देख लेते हैं जिसकी हम कॉपी करेंगे। ये हमारी एक फ़ाइल है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है, रैंडम टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है। इसी फाइल की हम एक कॉपी क्रिएट करेंगे थ्रू पाइथन प्रोग्राम, जिससे आपको पता चल जाएगा कि विंडोज़ वगैरह में जब फाइलें कॉपी होती है तो किस तरह से होती है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो हम एक फ़ाइल खोलते हैं, फाइल ओपन, जो मेरी फ़ाइल थी poem.txt जिसकी हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर मोड नहीं बताया तो रीड मोड पे खुलेगी फ़ाइल। दूसरी फ़ाइल जो इसकी कॉपी बनेगी poem2.txt, चूँकि एक नई फ़ाइल बनेगी तो मोड हम यहाँ पर w रख देंगे। नई फ़ाइल बनानी है तो w मोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपेंड भी कर देंगे तब भी बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन का लूप जो पहले आपको सिखाया था वही चला देंगे। फॉर लाइन इन F1, यानी F1 से एक लाइन उठाएगा और बस जो लाइन उसने रीड किया उस लाइन को उठा करके हम क्या करेंगे, F2 डॉट राइट, वो जो लाइन हमने पढ़ी उसको राइट कर देंगे। तो ये लाइन बाय लाइन रीड होता रहेगा और F2 में राइट होता रहेगा। लास्ट में दोनों फाइलों को क्लोज कर देंगे ताकि सारा ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। अब हम इसको सेव करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने, हमारी मेन फाइल है poem.txt और इसकी एक कॉपी बन रही poem2.txt। तो यहाँ इसको कोई भी नाम से सेव किया, रन किया हमने। यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कुछ रिज़ल्ट सामने फीडबैक नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि poem2.txt फाइल बन गई है। आप देख सकते हैं सेम कंटेंट जो poem.txt का था वही कंटेंट यहाँ पर भी आ गया है। सो बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपको एक फ़ाइल से रीड करना है, दूसरी फाइल में राइट करना है। एक फ़ाइल खोला रीड मोड पर, एक खोला राइट मोड पर। रीड वाले पर लूप चला लेंगे और राइट वाले में क्या करते जाएंगे, उसको राइट करते जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग फ्लश फंक्शन के बारे में। तो फ्लश फंक्शन का बेसिकली पर्पस जब हम राइट करते हैं फाइल में, वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ाइल को क्लोज़ करना ज़रूरी जब हम राइट करते हैं, क्योंकि जब तक क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक डेटा हमारा फाइल में नहीं जाता, ठीक है। तो क्लोज़ करने के बाद ही वो फाइल में जाता ही नहीं, तब तक डेटा कहाँ पर होता है, टेम्परेरी मेमोरी में, यानी बफ़र में रहता है। तो बफ़र को क्लियर करके फ़ाइल में भेजने के लिए हम लोग उसे क्लोज़ करते हैं। बट अगर हमें ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं, फ़ाइल क्लोजिंग से पहले भी हमें डेटा को फाइल में भेजना है, तो हम एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लश फंक्शन कॉल करके इस टास्क को अचीव कर सकते हैं। मतलब बिना फाइल को क्लोज़ किए हुए भी कंटेंट को हम लोग फाइल तक पहुंचा सकते हैं। तो फ्लश फंक्शन कैसे काम करता है, इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और आपको पहले बिना फ्लश के और फिर फ्लश के चला के दिखाएंगे, तो जिससे आपको दोनों का आउटपुट से क्लियर हो जाएगा। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें एक फ़ाइल खोल लेते हैं जिसमें हम कुछ डेटा राइट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइल खोल ली कोई भी, flushdemo.txt, इसको राइट मोड पे खोल लेंगे। तो ये फ़ाइल खुल गई और इस फाइल में कोई कुछ स्ट्रिंग राइट कर देंगे, f1.write, कुछ भी रैंडम, कुछ भी हेलो हाय या दिस इज़ फ्रॉम पाइथन, एक स्ट्रिंग चला गया फाइल में। f1.write आई लव पाइथन,
इसके बाद हम यहाँ 2 काम करने के बाद हम प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करेंगे। तो हॉल्ट कैसे करा सकते हैं, इनपुट लगा लेंगे, क्योंकि इनपुट लगा देने से क्या होता है वो रुक जाता है, जब तक एंटर नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर एक और स्ट्रिंग को राइट करते हैं फाइल में, ओके सी यू, और लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यानी क्लोज से पहले क्या हो रहा है, 2 लाइनें राइट होने के बाद वो रुका रहेगा। अब रन करते हैं। जब वो रुका रहेगा तो हम उस फोल्डर में जाके देखेंगे वो फाइल जो बनी उसमें डेटा वहाँ तक का गया कि नहीं गया। इसको रन करते हैं। देखिए रन होने के बाद 2 लाइनें लिख दिया उसने, मतलब राइट फंक्शन चला और इनपुट के लिए वेट कर रहा है। तो हम जाके देखते हैं, देखिए फ़ाइल तो बन गई लेकिन इसमें कोई डेटा अभी तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी तक वो डेटा बफर में है, और बफर से डेटा फाइल में तभी जाएगा जब वो क्या होगा, क्लोज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को पूरा चला लेंगे। चलाने के बाद जब वो क्लोज़ हो गया, अब फाइल को जाके देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि डेटा फाइल तक पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही क्लोज़ मिला तो फाइल जो है उस कंटेंट के साथ वो लोड हो गई, यानी कंटेंट अब जाके फाइल में चला गया क्योंकि क्लोज़ ऑपरेशन उसे मिल गया है। अब हम चलते हैं इसी प्रोग्राम में फ्लश का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि फ़्लश करने से डेटा जो है वो फोर्सफुली जो है वो फाइल तक पहुंच जाता है बफर को क्लियर करके। तो हम उसी प्रोग्राम में चलेंगे और उसी प्रोग्राम में जा कर के हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर प्रेस एनी की लगा था उससे पहले हम लोग फ्लश फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हम एक नई फाइल ले लेते हैं ताकि क्लियर रहे, flushdemo2.txt। बस 2 लाइनें राइट करने के बाद हमने फ्लश फंक्शन कॉल करके फिर वेट कराया, यानी इनपुट ले लिया। इस बार जब वो रुकेगा तो उससे पहले फ्लश कॉल हो चुका होगा। रन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप इसको जब रन करेंगे, अब आप देखिए इसको, अब वो फिर से वहाँ पर रुका हुआ है। ओह, यहाँ पर हमने यहाँ पर F लिख दिया था, उसको सही कर लेंगे क्योंकि जिस नाम से फाइल हैंडल है उसी को लगाएंगे। अब हम इसको चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रुका हुआ है, अभी क्लोज़ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम जाके देखेंगे फ़ाइल को। देखिए डेटा इसमें आ चुका है। क्यों, क्योंकि हमने फ्लश लगाया था, तो फ्लश ने उसको बफर को क्लियर करके कंटेंट को पहुंचा दिया है। जहां तक रुका हो वहां तक का डेटा फाइल में फोर्सफुली हमने भेज दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे तो उसके आगे कंटेंट फाइल में राइट होगा। पूरा प्रोग्राम एंटर कर देते हैं। अब ये उसके बाद वाली लाइन भी फाइल में जाके राइट हो गई होगी। तो आपने देखा कि बिना फ्लश के डेटा फाइल तक तभी पहुंचता है राइट होने के बाद जब फाइल क्लोज़ होती है। लेकिन अगर हम फ्लश का यूज़ करेंगे तो हम उसको बिना क्लोज़ किए भी फाइल में डेटा को पहुंचा सकते हैं यूजिंग द फ्लश फंक्शन। वो फोर्सफुली डेटा को मेमोरी से उठा करके फाइल में भेज देता है। अब हम सीखेंगे इसमें रिमूविंग वाइट स्पेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। तो वाइट स्पेस क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर जो रहता है उसे हम बोलते हैं वाइट स्पेस पाइथन में। जितने भी रीड फंक्शन है हमारे पास, रीड लाइन, ये सारा जितना भी डेटा रीड करते हैं उसके साथ साथ इन वाइट स्पेसेस को भी रीड करते हैं जो लीडिंग या ट्रेलिंग पर रहते हैं, या न्यू लाइन कैरेक्टर जो भी हमारे पास है। अगर आप चाहते हो कि डेटा रीड होने के बाद इनको हम हटा देना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास है स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। तो नाम से पता चल रहा है कि एल का मतलब लेफ़्ट, तो यानी बिगिनिंग में जितने भी हमारे पास वाइट स्पेसेस होंगे उसको हटाने के लिए, आर स्ट्रिप राइट साइड से कैरेक्टर्स को वाइट स्पेसेस को हटाने के लिए, और स्ट्रिप फंक्शन जो है वो दोनों तरफ से हटा सकता है। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आप यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग तीनों फंक्शन को देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ़ाइल है IPL.txt जिसमें हमने मुंबई इंडियंस लिखा है और फिर कुछ स्पेसेस दे करके हमने जो है चेन्नई सुपर किंग को लिखा है, मतलब कुछ लीडिंग हमने शुरुआत में कुछ स्पेस दे दिया। तो सबसे पहले हमने माई फाइल डॉट रीड लाइन किया और उसकी लेंथ को प्रिंट कराया। तो आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस की जो लेंथ है 15, वो 15 दिखा रहा है। 15 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट में एक स्लैश-n लगा होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर टेक्स्ट फाइल में रहता है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा line 1 डॉट स्ट्रिप /n, मतलब हमने आर स्ट्रिप यानी राइट साइड से क्या करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर को हटा देगा। तो न्यू लाइन कैरेक्टर को हटाने के बाद जब हम लेंथ चेक करें तो लेंथ कितनी आ रही है 14, क्योंकि एक कैरेक्टर हमारा जो न्यू लाइन का था वो हट गया। अब हम दूसरी लाइन को रीड कर रहे हैं। तो दूसरी लाइन में क्या है, इसमें देखिए स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस हैं
तो अप्रॉक्सीमेटली शायद 6 स्पेस है, तो 6 स्पेस हम यहाँ पर दे दिया हुआ है। तो जब हमने इसकी लेंथ पता किया तो लेंथ आ रही है 25, और उसके बाद हमने बोला एल स्ट्रिप। जो स्ट्रिप में जब कुछ नहीं बताएंगे हम लोग तो वो स्पेस को हटाता है। जैसे ऊपर वाले में स्लैश एन लगाया था तो हमने बताया था कि हमें न्यू लाइन कैरेक्टर को स्ट्रिप करना है, और जब हम कुछ नहीं बताएंगे तो स्पेस हटा देगा। अब आते हैं फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर, every file maintains a file pointer which tells the correct position in the file where reading and writing operation will take place। जैसे MS वर्ड में जहाँ पर कर्सर होता है डेटा वहीं से राइट होता है, तो पाइथन में भी हमारे पास फाइल पॉइंटर है जो इंडिकेट करता है, बताता है हमें कि कहाँ से हमारा डेटा रीड होगा या राइट होगा। The file operation at the current position of the pointer, file pointer advances by specified number of बाइट। जब भी हम रीड राइट करेंगे तो दो चीज़ें होती हैं, करंट पोजीशन पर होगा और उतना आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए आप देखिए, एक फ़ाइल हमने फिर से वही IPL.txt को खोला। तो जब भी फाइल रीड मोड पे खुलती है तो हमेशा बिगनिंग पे ही रहता है। तो जब हमने वहाँ से फ़ाइल को खोला तो कर्सर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर पर है, और जब हमने file.read1 यानी 1 बाइट पढ़ा तो देखिए पढ़ने के बाद वो अपने आप 1 बाइट जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस को समझ लेते हैं कि किस समय किस मोड में हम फाइल को खोलते हैं तो कर्सर कहाँ पर होता है। जितने भी आर वाले मोड होंगे, ठीक है, आर जिसमें प्रायोरिटी होगी उसमें हमेशा बिगनिंग पे रहेगा। डब्ल्यू वाले में भी जो पॉइंटर है वो हमेशा बिगनिंग पे ही रहेगा। बट अपेंड वाले मोड पर जब भी हम खोलेंगे तो कर्सर जो होगा या फाइल पॉइंटर हमेशा एंड ऑफ फाइल पर रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ बाइट्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। जो डेटा हमारा फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। तो 3 तरह की स्ट्रीम हमारे कंप्यूटर में रहती है, एक है इनपुट स्ट्रीम, एक है आउटपुट स्ट्रीम और एक है एरर स्ट्रीम। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम होता है वो कीबोर्ड होता है, यानी कीबोर्ड से स्टैंडर्ड इनपुट जाता है। आउटपुट के लिए मॉनिटर है, और स्टैंडर्ड एरर के लिए भी हमारे पास मॉनिटर है। तो पाइथन में इन तीनों चीज़ों को 3 ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कराते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है std in ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट को, stdout रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट को, और stderr रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड एरर को। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीनों ही चीज़ें हमारे पास पाइथन में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है sys। ये sys मॉड्यूल में तीनों ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अगर हम कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड इनपुट से कराएंगे तो ऑब्वियसली वो कीबोर्ड से लेगा, और जब स्टैंडर्ड आउटपुट में कोई चीज़ इस ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ कहीं भेजेंगे तो मॉनिटर पर ही जाएगा, और स्टैंडर्ड एरर से ही भेजेंगे तो मॉनिटर पर ही जाएगा। अगर इन्हें हमें यूज़ करना है तो हम इसके लिए sys मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। sys मॉड्यूल में जा कर के इसको इंपोर्ट करके तीनों ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया मैंने करके, एक इंपोर्ट sys किया हमने, यहाँ पर फाइल खोली और फिर हमने फाइल से रीड लाइन के 2 लाइनें हमने पढ़ ली इसमें। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं sys, यानी मॉड्यूल का नाम पहले आएगा, sys.stdout मॉनिटर पे भेजना है, तो sys.stdout.write, यानी हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर राइट कर रहे हैं। वैसे तो हम प्रिंट करेंगे तब भी वहीं जाएगा, बट ये मॉड्यूल दिया हुआ है तो हमें इसको समझना है कि ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग आउटपुट को करा सकते हैं। .write और stderr से भी हम अगर भेजेंगे sys.stderr.write भी करेंगे, मॉनिटर पर ही डेटा हमारा वो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं विथ स्टेटमेंट। ये बहुत ही हैंडी स्टेटमेंट है डेटा फाइल हैंडलिंग में, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके थ्रू हमारा जो ओवरहेड होता है कि फ़ाइल जब भी ओपन करेंगे तो उसे क्लोज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा, या कभी रन टाइम एक्सेप्शन आ जाता है तो फ़ाइल क्लोज़ नहीं हो पाती है। तो उन सारी बर्डन से हमें निजात दिला देता है हमारा विथ स्टेटमेंट, ये सब हैंडल कर लेता है। यानी विथ स्टेटमेंट से जब आप किसी फ़ाइल को खोलते हैं तो फ़ाइल ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है, वो सारे रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा क्लोज़ होने के बाद। और अगर रन टाइम एक्सेप्शन भी आ जाता है तब भी विथ स्टेटमेंट क्या करेगा, ये इंश्योर कर देता है कि फ़ाइल आपकी सक्सेसफुली क्या हो जाएगी, क्लोज़ होगी। तो इसको ओपन करने का तरीका आपको देखिए, विथ फिर ओपन, यहाँ पे देख सकते हैं विथ ओपन myfile.txt एज mf। जनरली हम लिखते, अगर इसको बिना विथ के करते तो लिखते mf इक्वल्स टू ओपन, बट यहाँ पर विथ
फिर आपको ओपन फंक्शन कॉल करना, फाइल खोलनी है, एज फिर उसका हैंडल का नाम देना है। अब हमने यहाँ पे लिखा mf.write वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो यानी कि उसको क्लोज़ नहीं किया हमने। अब चूँकि राइट मोड पे खोला तो क्लोज़ करना ज़रूरी, जैसे हमने पहले बताया था, बट विद स्टेटमेंट से कर रहे हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है और डेटा हमारा फाइल में राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बाइनरी फाइल ऑपरेशंस कैसे कराते हैं। बाइनरी फाइल क्या होती है ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर हम समझते हैं कि बाइनरी फाइल ऑपरेशंस को क्यों यूज़ किया जाता है। तो जब भी हमें ऐसे डेटा जो कलेक्शंस के फॉर्म में हो या जो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो, जैसे कि लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गया, टपल्स हो गए, तो ऐसे डेटा को राइट करने के लिए हम लोग जो है बाइनरी फाइल ऑपरेशन जनरली परफॉर्म करते हैं। इसके लिए पिकल मॉड्यूल होता है। पिकल के थ्रू हम लोग 2 प्रोसेस करते हैं, एक होता है पिकलिंग और एक होता है अनपिकलिंग। पिकलिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने इन डेटा स्ट्रक्चर्स को, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को, जो हमारी डिक्शनरी है, टपल्स है, लिस्ट है, इनको हम लोग बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फाइल में राइट करते हैं। और अनपिकलिंग का मतलब फिर फाइल से डेटा को बाइट स्ट्रीम में उठा करके ओरिजिनल फॉर्मेट में उसको ले आते हैं। तो ये 2 प्रोसेस है, पिकलिंग और अनपिकलिंग। बाइनरी फाइल ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास पाइथन में 2 फंक्शंस अवेलेबल है। पहला फंक्शन है डंप और दूसरा है लोड। ये दोनों ही फंक्शन पिकल मॉड्यूल में अवेलेबल है। जो हमने पीछे देखा था पिकलिंग और अनपिकलिंग, तो पिकलिंग करने के लिए हमारे पास फंक्शन है डंप। डंप क्या करेगा, इस जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसके डेटा को उठा करके फाइल में राइट करेगा, यानी डिक्शनरी या लिस्ट या टपल के डेटा को फाइल में भेजेगा। और लोड फंक्शन क्या करेगा, फाइल से फिर वो जो डेटा बाइनरी मोड में राइट हुआ है उसको उठा करके ओरिजिनल फॉर्मेट में, रीडेबल फॉर्मेट में फाइल में लेकर के आएगा। वो होगा लोड फंक्शन हमारा, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन है, डंप एंड लोड। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे करेंगे, डंप और लोड को कैसे हम लोग परफॉर्म कराएंगे, ये हम लोग करके देखेंगे। डंप फंक्शन के सिंटेक्स को अगर हम देखें तो इसमें बता रहा ऑब्जेक्ट टू राइट कॉमा फाइल हैंडल, मतलब पहले हम देंगे कि कौन सी डिक्शनरी या टपल या लिस्ट को राइट करना है और किस फाइल में राइट करना है। सिमिलरली अगर हम लोड के सिंटेक्स को देखेंगे तो उसमें केवल आपको बताना फाइल हैंडल, वो ऑटोमेटिकली फाइल से डेटा को उठाएगा और कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में राइट कर देगा। तो ये ऑब्जेक्ट उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का डेटा हम फाइल से उठा रहे हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही बाइनरी फाइल का इंट्रोडक्शन। अगले सेशन में हम देखेंगे बाइनरी फाइल के सारे ऑपरेशंस करके देखेंगे, रीड, राइट, सर्च, अपडेट एंड डिलीट।